Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दोस्तों, बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे चलती हैं, जिसमें कि कोई भी अपना योगदान कर सकता है और इसी को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अब भाई इनको ब्लॉकचेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेटा ब्लॉक से बने होते हैं और भाई इनको ट्रेस बैक किया जा सकता है किसी भी नेटवर्क पे हुई पहली ट्रांजैक्शन तक। अब यार क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है तो ये अपनी कम्युनिटीज पे निर्भर होते हैं कि वो इसके कोड को सुरक्षित बनाए रखें और इसको सुचारू रूप से चलने में इसकी मदद करते रहें। ज्यादातर डिजिटल करेंसीज के पास अपनी खुद की डेवलपमेंट टीम्स होती है जिनका कार्य नेटवर्क में बदलाव करना और समय के साथ अपग्रेड्स करना होता है। अब यार ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में जो बदलाव होता है वो समय के साथ वेब ब्राउजिंग की प्रक्रिया को और बेहतर बनाता है। तो कभी कभी एक फॉर्क यानी कि एक नई शाखा लाई जाती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ताकि उसको और बेहतर या फिर सुरक्षित किया जा सके। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा। स्वागत है आपका क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे फॉक्स के बारे में और इनके अलग अलग प्रकारों के बारे में। अब भाई फोर्क तब होता है जब कोई समुदाय बदलाव करे किसी ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल में या फिर जो उसके अंडरलाइंग मूलभूत नियम कानून है उनके अंदर। जब यह होता है तो जो ब्लॉकचेन है वो स्प्लिट हो जाती है और हमको एक नई ब्लॉकचेन मिलती है जिसकी हिस्ट्री तो ओरिजिनल ब्लॉकचेन से मिल रही होती है, पर उसकी जो दिशा है और गंतव्य स्थान है वो अब ओरिजिनल वाली ब्लॉकचेन से अलग हो चुकी है। पर भाई सच तो ये है कि सभी फॉक्स जो होते हैं वो एक समान नहीं होते और इनको दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क। अब भाई ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज जो होती है ना वो ओपन सोर्स होती है, जिसका मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति या दल ये नहीं डिसाइड कर सकता कि वो क्रिप्टो करेंसी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसकी वजह से चीजें बड़ी मुश्किल हो सकती है कई कारणों से, जैसे कि बड़ी सारी दिक्कतें आ सकती है भिन्न भिन्न प्रकार की। अब भाई इन दिक्कतों में से कुछ ऐसी हो सकती है कि इस बात का निर्णय करना कि किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया जाए ब्लॉकचेन पे। अब भाई दिक्कतों में से एक ये भी हो सकता है कि कभी किसी एक ब्लॉक को एक से ज्यादा माइनर्स तेजी से सॉल्व कर दें, तो अब भाई इस स्थिति में क्या करना होगा। कभी कभी ये भी दिक्कत हो सकती है कि जिस नेटवर्क के ऊपर एक ब्लॉकचेन बेस्ड है वो नेटवर्क ही हैक हो जाए, तो इस स्थिति में क्या करना होगा। तो इन सभी जो अलग अलग दिक्कतों की वजह से फोर्क्स का निर्माण हुआ ताकि इन दिक्कतों को भविष्य में सॉल्व किया जा सके। तो इसका मतलब है कि हम उन मूल नियम कानूनों में बदलाव करते हैं जिन पर एक ब्लॉकचेन चल रही होती है, तो एक फोर्क का निर्माण होता है जिसमें कि कई बार हम सुरक्षा में अपग्रेड कर रहे होते हैं या फिर प्रोटोकॉल्स को ही बदल रहे होते हैं। और यार जैसे हमने पहले ही कहा कि हर फोर्क एक समान नहीं होती और हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क अलग अलग होते हैं, तो आइए इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब भाई एक हार्ड फोर्क एक ऐसा फोर्क होता है जो कि नए नियम कानूनों को लाता है, जिसकी वजह से एक नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स होते हैं ना उन सभी को अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ता है। अब अगर जैसे आपके पास एक ब्लॉकचेन हो जिसपे एक डेटा ब्लॉक का साइज 1 मेगाबाइट का हो और आप अब उस पे 8 मेगाबाइट का डेटा एक ही ब्लॉक पे अपलोड करना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि ब्लॉक का साइज बढ़ जाए। अब ब्लॉक का साइज 1 मेगाबाइट से 8 मेगाबाइट करने के लिए आपको नियम कानून जो अंडरलाइन है उनको बदलना पड़ेगा, और अगर आप ये बदलेंगे तो ऐसे एक हार्ड फोर्क का निर्माण हो जाएगा। जब एक हार्ड फोर्क होता है तो कम्युनिटी मेंबर्स यानी कि यूजर्स और माइनर्स इनके पास एक डिसीजन आता है। वो डिसीजन ये होता है कि ये दो में से कोई एक चीज को चुन सकते हैं, या तो जो नई चेन बन रही है हार्ड फोर्क होने के बाद ये अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके उस पर स्विच कर ले, या फिर ये अपने सॉफ्टवेयर और नोड्स को अपग्रेड ना करे और जो पुरानी फोर्क चल रही थी उसी पे ही पुरानी चेन पे ही स्थित रहे। दोनों ही स्थितियों में उनके पास क्रिप्टो करेंसी दोनों ही चेन्स पे होगा। उनके पास पुरानी चेन के टोकन और कॉइन्स तो पहले से ही थे वहां पे, और वो नए प्रोटोकॉल की क्रिप्टो करेंसी को क्लेम कर सकते हैं नई चेन पर। हार्ड फोर्क्स की अपेक्षा में जो सॉफ्ट फोर्क है ना वो किसी भी चेन को फॉरवर्ड कंपैटिबल बना देते हैं। फॉरवर्ड कंपैटिबल होने के लिए जो ब्लॉक्स नए नियम कानूनों के साथ बनाए गए वो पुराने नियम कानूनों के अनुसार भी वैध होने चाहिए, पर ऐसा वाइस वर्सा में नहीं होता। यानी कि जो पुराने बने गए ब्लॉक्स थे उनको नए नियम कानूनों से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह से एक सॉफ्ट फोर्क में नोड्स को अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन को चलाते चलाते ही नए चेन पे हिस्सा ले सकते हैं ट्रांजैक्शन वैलिडेटर्स के रूप में। अलग अलग ब्लॉकचेन्स में फोर्क्स कई बार होते हैं। सत्य तो यह है कि कई बार नई क्रिप्टो करेंसीज बनाने के लिए भी फोर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है।
कई जानी मानी करेंसीज जो हैं वो हार्ड फोर्क्स के कारण बनी है। इसका एक बड़ा एग्जांपल है बिटकॉइन कैश, जिसको कि बिटकॉइन से हार्ड फोर्क किया गया था अगस्त 2017 में। बिटकॉइन कैश फोर्क ने ब्लॉक साइज लिमिट को 1 से 8 MB तक कर दिया था और बाद में बढ़ा के 32 MB तक कर दिया था। एक और हार्ड फोर्क का बेहतरीन उदाहरण है इथेरियम क्लासिक। अब यार इसको बनाया गया था अक्टूबर 2016 में और ये तब हुआ था जब डेवलपर्स के एक समूह ने कुछ नए नियम कानून जो एक हार्ड फोर्क द्वारा लाए गए थे उनको सामूहिक रूप से रिजेक्ट कर दिया था। उन डेवलपर्स ने पुरानी इथेरियम ब्लॉकचेन को ही चलाते रहने का निर्णय लिया, जिसका बाद में नामकरण किया गया इथेरियम क्लासिक के रूप में। दोस्तों ये हफ्ता काफी बुरा रहा क्रिप्टो मार्केट के लिए, पर डिजिटल एसेट्स के लिए काफी बड़ा हफ्ता रहा कुछ अन्य कारणों की वजह से। यूरोपियन यूनियन ने अब एक प्रोविजनल डील तक बात पहुंचा दी है कुछ एक सेट ऑफ रूल्स के लिए जो कि वैश्विक रूप से लागू हो, जिससे कि जो क्रिप्टो का वाइल्ड वेस्ट रूपी जगत है ना वो थोड़ा काबू में आ सके। तो भाई आपके मन में प्रश्न उमड़ रहा होगा कि भाई ये नए नियम है क्या? आइए जरा इन पे थोड़ी सी दृष्टि घुमाते हैं। क्रिप्टो फर्म्स जिनको कि किसी EU के स्टेट में कोई भी टोकन्स इशू करने हैं या फिर सेल करने हैं, उनको अब एक नेशनल रेगुलेटर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस लाइसेंस के तहत ऑपरेटर्स पूरे 27 कंट्री ब्लॉक को एक बेस से सर्व कर पाएंगे, पर उनके सर पे लायबिलिटी होगी अगर उपभोक्ताओं के डिजिटल वॉलेट्स में से कहीं भी क्रिप्टो करेंसी लूज हो जाए तो। अभी के लिए जो ये फर्म्स है वो एक यूरोपियन यूनियन के नेशनल रेगुलेटर को ये दिखाते हैं कि उनके पास सही कंट्रोल्स है प्लेस में, ताकि वो पूंजी की जमाखोरी को रोक सके, पर उनके पास अभी सिर्फ एक देश का लाइसेंस होता है जहां के लिए उन्होंने अप्लाई किया हो। अभी जो ये नियम है इनको लागू नहीं किया गया है क्योंकि अभी इस पे एक फॉर्मल रबर स्टैंपिंग की जरूरत है यूरोपियन यूनियन के देशों और पार्लियामेंट द्वारा, और ऐसा लग रहा है कि समय लगते लगते 2023 तक ही ये सब आएगा। ये नियम स्टेबल कॉइन्स पर भी लागू होंगे 12 महीने बाद उस दिन के जिस दिन से ये नियम लागू होगा। बाकी टोकन्स के लिए ये नियम जो है ये शुरुआती तिथि के 18 महीने बाद जाके लागू होंगे। क्रिप्टो फर्म्स जो कि पहले से ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत काम कर रहे हैं, भाई उनको भी 18 महीने का समय दिया जाएगा ताकि वो नए लाइसेंसेस हासिल कर सके बिना अपनी सर्विसेज को बाधित किए हुए। दोस्तों जो हमने पॉजिटिव गेन्स देखे पहले 10 दिनों में जुलाई के, वो सारे ऑलमोस्ट गायब हो गए 13 जुलाई को, जैसे ही बिटकॉइन और बाकी जो मार्केट है वापस एकदम नीचे गिरते हुए गई। और मार्केट में जो एक्शन है इसको ट्रेस बैक किया जा सकता है कई सारे भिन्न भिन्न पैमानों की ओर। जैसे कि 13 जुलाई को एकदम रिकॉर्ड हाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्रिंट हुआ और जो US डॉलर है वो एकदम चढ़ते चढ़ते अपने हाईएस्ट लेवल पे चला गया अक्टूबर 2002 से। बिटकॉइन के जो गेन हुए थे पिछले हफ्ते में उसकी वजह से ऑप्टिमिज्म जरूर आ गई थी कुछ ट्रेडर्स के अंदर, पर वो जो ऑप्टिमिज्म है वो जल्द ही अभी ये लग रहा है फेड होने वाली है। और डेटा से हमें ये दिख रहा है कि ज्यादातर जो मोमेंटम है वो आई इस वजह से कि जो ट्रेडिंग फीस थी कुछ बिटकॉइन पेयर्स के लिए बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे वो हटी थी, उसी कारण से हुआ था। और ये सब कहने के बावजूद भी जब हम क्रिप्टो एक्सचेंज इकोसिस्टम को पूरी तरीके से देखते हैं तो एक्टिविटी हमें कम ही नजर आ रही है, जो कि ये दिखाती है कि क्रिप्टोज को अभी खरीदने में लोगों का इंटरेस्ट काफी कम हो रखा है। और हमें यहाँ पे सबूत मिल रहे हैं जो कि ये दिखाते हैं कि बिटकॉइन को खरीदने में भी लोगों का इंटरेस्ट काफी हद तक कम हो रखा है, जो कि क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से देख के पता चल रहा है, जो कि अभी एक्सपीरियंस कर रहा है एकदम रिकॉर्ड तोड़ देने वाला 68 दिन का स्ट्रीक एक्सट्रीमली फियरफुल टेरिटरी में। वीक ऑन वीक चार्ट को हम देखें तो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज जो एकदम रेड परसेंटाइल फिगर्स पे देख रही है, जैसे कि ईथर भी, जो कि अब ऑलमोस्ट $1095 के करीब आ गया है, जो कि 87,500 रुपए होता है, जो कि ऑलमोस्ट 7% का डिप है पिछले हफ्ते से। ऐसे ही कार्डानो, BNB, एवलांच, सोलाना और पोल्काडॉट ये सारे के सारे भी डिप्स की ओर देख रहे हैं। एकमात्र मेजर टोकन्स में से एक जो कि लहर के खिलाफ जा रहा है वो है पॉलीगॉन का मैटिक टोकन, जो कि अब ऑलमोस्ट 22% ऊपर उठ चुका है। पॉलीगॉन की गेन जो आ रहे हैं वो इस बात से आ रहे हैं क्योंकि उसको सेलेक्ट किया गया है डिज्नी द्वारा अपने 2022 के बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। मीम कॉइन, डोज और शिबा इनू ने फिर दोबारा वैल्यू लूज करी 11% और 1.95% के करीब वीक टू डे पे। अब भाई बिटकॉइन का प्राइस किस दिशा में जाएगा ये भी अभी देखना बनता है, पर जो एक चीज जिसके लिए ट्रेडर्स को तैयार रहना चाहिए वो ये है कि पोटेंशियल हो सकता है बहुत ज्यादा वोलेटाइल प्राइसेस का आगे आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि ग्लोबल टेंशंस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वाइड स्प्रेड एकदम बिल्कुल पेसिमिस्टिक माहौल है, चारों तरफ डर का माहौल है और क्रिप्टो मार्केट में और पूरी दुनिया में भी, जो कि एक बहुत ही एक्सटेंडेड बियर मार्केट में रिजल्ट कर सकती है।
दोस्तों पिछले 24 घंटों में मार्केट जो है वो 0.83% नीचे गई। इथीरियम के प्राइस में पिछले 24 घंटों में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली हमें 1.58% के करीब। एल्गोरैंड के प्राइसेस गिरे 0.85% के करीब। बिटकॉइन जो है उसने भी थोड़ा सा अपना प्राइस उठते देखा 0.28% के करीब। शिबा इनू ने थोड़ा सा लॉस देखा 0.43% के करीब। सोलाना ने थोड़ा सा गेन देखा 0.36% के करीब। ऐसे ही सैंडबॉक्स ने गेन देखा 0.76% के करीब और गाला ने थोड़ा सा लॉस देखा 3.82% के करीब। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो की सफर की, जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में थोड़ा और, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉइनस्विच ऐप को, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आज के क्रिप्टो अनफिल्टर्ड एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको फॉक्स के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा कि हार्ड फोर्क क्या है, सॉफ्ट फोर्क क्या है और ये शाखाएं आपको कहां-कहां तक ले जा सकती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे छोड़िए कमेंट सेक्शन में और मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.